क्या इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग से अब अमेरिका पीछे हट गया है? क्या अमेरिका के नरम पड़ते रवैये के बाद इजरायल भी अपनी बमबारी रोकेगा, या फिर क्या अब इजरायल खामेनेई का खात्मा करके ही मानेगा? ये सब सवाल इसलिए क्योंकि युद्ध के 8 दिन बीतने के बाद अब ये जंग एक बेहद क्रूशियल पॉइंट पर पहुंच गई है। एक तरफ इजरायल चुन चुनकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने पर तुला हुआ है, तो वहीं ईरान में भी इजरायल में इजरायली पोर्ट और अस्पताल को निशाना बनाने के बाद अब बीरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को भी टारगेट किया गया है। मिसाइल दागी गई है, वो भी शहर के बीचों बीच। दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी दे रहे थे, जो कह रहे थे कि पूरी तरीके से ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, अचानक कहीं पूरे मामले से वो अपना हाथ तो नहीं खींच रहे। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल रात को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में अपने टॉप ऑफिसर्स के साथ एक बैठक की। पूरी दुनिया में ऐसा माहौल था जैसे अमेरिका भी जल्द ही जंग का हिस्सा बनने का ऐलान कर सकता है, लेकिन इससे ठीक उलट कल व्हाइट हाउस ने यह कह दिया कि उन्होंने 2 हफ्ते तक इस फैसले को टाल लेने का अब सोचा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खामेनेई आखिर कहां है? इसको लेकर के चर्चा तेज है। डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को सरेंडर करने के लिए कहा था, जिसे ईरान ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। 18 जून को खामेनेई दुनिया के सामने आखिरी बार आए और उस वक्त भी उन्होंने खुलकर कहा था कि अमेरिका अगर हमला करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, लेकिन ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं। और उसके बाद ईरान ने इजरायल में हमले और भी तेज कर दिए। लेकिन इन सब के बीच आज इजरायल चाहे जो भी स्टैंड अमेरिका ले, इजरायल ने अपना पक्ष, अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया कि अमेरिका वो करेगा जो उसे अपने हित में लगता है, लेकिन इजरायल ने अब ठान लिया है कि खामेनेई को अब वो खत्म कर देंगे। तो ऐसे में आज के सवाल हैं सीधे, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ अपना इजरायल और ईरान के बीच के युद्ध से खींच लिया है? क्या इजरायल अब अकेले ही खामेनेई को खत्म करने के लिए आमादा है? क्या खामेनेई को बचाने के लिए रूस, चीन और ईरान अब खुलकर ईरान का साथ देंगे? तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन से, वैभव सिंह, फाउंडर डिफेंसिव ऑफेंस के, और मुस्लिम चिंतक फैज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्लीम रहमानी साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब इजरायल भले से ही अमेरिका का जो भी रुख हो, खामेनेई का खात्मा करके ही अब चैन लेगा? देखिए, मैं मुस्कुरा सकता हूं इस बात पे। आपने अभी फरमाया कि खामनेई साहब कहाँ हैं, 18 तारीख के बाद से किसी को दिखाई नहीं दिए। मुझे लगता है कि आप हमको ये आप भी नहीं बता पाएंगी कि इस वक्त मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ हैं, है ना? तो अब जंग हो रही है, दोनों जगह स्टेक पे हैं दोनों इंपॉर्टेंट लाइफ्स, तो दोनों को अपने अपने सिक्योरिटी मेजर्स तो लेने होंगे। खामनेई साहब भी किसी बंकर के नीचे छुपे होंगे, और जाहिर है बेंजामिन नेतन्याहू भी किसी बंकर के नीचे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस दें। रहमानी साहब, 5-6 घंटे पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो तो खुद करके सामने आके मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं। खामेनेई साहब एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट अपना रिलीज कर रहे हैं, और वो भी आखिरी बार वो बंकर में ही है, वो बंकर में ही है। कहाँ है बंकर में? ईरान के अंदर है, मॉस्को के अंदर है। आपको बंकर के अंदर पता है तो कहाँ है, ये भी बता दीजिए। नहीं, मैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब को कह रहा हूँ, वो बंकर में है। अच्छा। और खामनेई भी किसी बंकर में है। मैं वहां नहीं हूँ। वो अभी 3 दिन पहले कोई आपके बहुत बड़े डिप्लोमेट साहब किसी चैनल पे कह रहे थे वो रूस भाग गए। कोई तस्दीक नहीं थी किसी, वो ईरान के किसी बंकर में मौजूद हैं। जिस तरीके से हसन नसरुल्लाह लेबनान के बंकर में मौजूद थे, वहीं उनकी शहादत हुई। लेकिन क्या उससे हिजबुल्लाह पूरा खत्म हो गया? क्या इस्माइल हानिया की शहादत से हमास खत्म हो गया? क्या याहिया सवार की शहादत से हमास खत्म हो गया? अभी दूसरे उनके भाई को भी शहीद कर दिया, क्या वो खत्म? ये जो आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनमें एक लीडर के खत्म हो जाने से मूवमेंट खत्म नहीं हुआ करता। ये बात दुनिया देख चुकी है और बहुत जमाने से जानती है। तो ये अपने आप को बचाने की एक कोशिश है कि हमने जो टारगेट मुकर्रर किया वो ये है कि साहब हम तो खामनेई साहब को मारने का हमारा टारगेट है। अब किसी सूरत अगर हमने मार दिया तो ठीक है जी, हमारा टारगेट पूरा हो गया।
न्यूक्लियर तो आप क्या कह रहे हैं कि ये बस एक गीदड़ भपकी है और अगर कुछ हो भी गया तो ईरान वापस जंग करता रहेगा? ईरान तो जंग करता रहेगा, इसलिए कि आप देखें ना, आप 1980 को याद कीजिए, एलाइड फोर्सेस ने 23 कंट्रीज की एलाइड फोर्सेस थी, जिसमें उस वक्त अरब भी शामिल थे, जो अभी साइलेंट है, किसी भी साइड पे नहीं है, और यही सब यूरोप, फ्रांस और यूरोप के लोग और यूएस वगैरह की 23 कंट्रीज ने इराक के कंधे पे बंदूक रख के 8 साल जंग की। उस वक्त तो ये स्टेट ईरान इन्फेंसी में था, इनकलाब आए चंद महीने हुए थे, आर्मी भी नहीं थी, खाने को रोटी भी नहीं थी उस जमाने में। 8 साल उस जंग को बेयर किया ईरानी कौम ने और ईरानी फौज ने, और आखिरकार उस कामयाब है 45 ईयर्स के इकोनॉमिक सैंक्शंस को रेजिस्ट किया है, और उसके बाद वो हथियार बनाए हैं कि जो वहां पे जाके इसराइल के ऊपर हमला करके, और शायद 1948 से लेके अब तक पहला मौका है कि इसराइल को इतने बड़े नुकसानात हुए। 1967 में भी ये नुकसानात नहीं हुए थे, जब सारे अरबों ने मिलके इसराइल पे हमला किया था, तब भी नहीं हुए थे ये नुकसानात, जो अब पहली बार उनको देखने पड़ रहे हैं। तो एक वो जो इनविंसिबल एक फोर्स कहा जाता था इसराइल को या यूएस को, वो दोनों की दोनों बेनकाब हुई हैं। ठीक है, तो वैभव सिंह, अगर इसराइल बेनकाब हो गया है, जैसा तस्लीम रहमानी साहब कह रहे हैं, कहीं उसने एक गलत फैसला तो नहीं ले लिया है? क्योंकि क्या कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से खामेनेई, अभी रहमानी साहब ने बता ही दिया है, बिल्कुल मोसाद की एकदम एक्यूरेसी से उन्होंने बताया है कि ईरान के अंदर एक बंकर के अंदर बैठ करके लगातार ट्वीट तो वो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में लगातार उन्होंने 4-5 ट्वीट करके सीधा चैलेंज किया है अमेरिका और इजराइल को, और उन्होंने कहा है यहूदी दुश्मन को सजा दी जा रही है और उसे अभी सजा और भी दी जाएगी। ये आज सुबह उन्होंने कहा, कल शाम को उन्होंने कहा जीत केवल अल्लाह सर्वशक्तिमान की ओर से ही आती है। उससे कुछ ही घंटे पहले उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि अगर, एक बात देखिए, अगला ग्राफिक हम देखते हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल हमला करता है तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 4:52 पे यह सच है कि इजराइल का दोस्त अमेरिका अब सीन में आ गया है और ऐसी बातें कह रहा है, यह उस शासन की कमजोरी और अक्षमता का संकेत है। और इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि एक तरीके से डर गया है इजराइल, यहूदी दुश्मन को सजा दी जा रही है और इजराइल की नर्वसनेस दिखाई दे रही है कि अब वो अमेरिका का सहारा ले रहा है। कहीं गलत फैसला तो नहीं ले, क्योंकि उनको मुंह की खानी पड़ सकती है ईरान के हाथों। वैभव से देखिए, ईरान इस समय जो कर सकता है वो है बातें। इमाम खुमैनी के जितनी भी मिलिट्री लीडरशिप थी वो सारी की सारी मारी जा चुकी है। उनके पास जो उनके मिसाइल के लॉन्चर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ द लॉन्चर्स जो है कि इजराइल ने तबाह कर दिए। इसलिए आप देखिए तो जितनी मिसाइलें वो हर रोज़ फायर करना चाह रहे हैं उतनी कर नहीं पा रहे हैं। 40-50 मैक्सिमम 100 मिसाइलें फायर कर पा रहे हैं, क्योंकि मिसाइलों की कमी नहीं है लेकिन मिसाइल लॉन्चर्स की कमी है। तो वो जो जितनी मिसाइल्स को चाह रहे हैं लॉन्च करना वो नहीं हो पा रही। तो अब उनके पास क्या है, अब वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को, वो जो ईरान के जो लोग हैं जो कि ईरान छोड़ के भाग रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स लगे हुए हैं अलग अलग देशों में, पाकिस्तान जैसे देशों ने, और इन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स आ रहा है ईरानी लोगों का कि वो अपने यहाँ पे उनको नहीं लेना चाहते। तो ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है पूरे ईरान के अंदर, और जिस खुले आम तरीके से दिन दहाड़े वहाँ पे इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरान की एयर जो कहते हैं ना उनकी जो पूरा का पूरा जो उनकी टेरिटोरियल सॉवरेंटी है उसको वायलेट करते हुए घूम रहे हैं, जैसा लगता है कि वो तेल अवीव में फ्लाई कर रहे हो। इस तरह से वो तेहरान के आसपास के इलाकों में वो फ्लाई कर रहे हैं और एट विल जहां चाह रहे हैं वहां स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ईरानियन पैनिक है उसको कंटेन करने के लिए इस तरह की बातें जो है ये इमाम खुमैनी कर रहे हैं। और इमाम खुमैनी की देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप ईरान का किरदार देखें उस पूरे रीजन में, इराक के अंदर नाम से ही जो भी डिस्टर्बेंस तो नाम भी नहीं पता है, इराक के अंदर इस खामिना ई। अरे सर मैं तो कहता हूँ आप तो सबसे पहले तो आप थोड़ा मुसाद से बच के रहिए। आप से ईरान को डिफेंड कर रहे हैं और आप लोकेशंस बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ पे है और इमाम खामेनी कहाँ पे है। आप लोग तो अगर आपको नामों को इतनी ज्यादा तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको ईरान का स्पोक्सपर्सन किसने अपॉइंट कर दिया है। सवालों में घेरे में आ जाएगा। अरे मैं उसको खुमैनी कहूं, मैं उसे खामेनी कहूं, कुछ भी कहूं, आपको क्या आपको एक्सपर्ट किसने बनाया है? नहीं मैंने तकलीफ है क्या? तकलीफ है आपको मालूम होता है ना कि आपको नाम तक मालूम नहीं है और आप एक्सपर्ट हैं। चलिए आपको नाम मालूम है, कोई बात नहीं। मुबारक हो ईरान, मुबारक हो ईरान जाकर अपना मेडल ले लीजिएगा।
नहीं नहीं ठीक है, आप बहुत अच्छा वफादारी निभा रहे हैं ईरान की। नहीं, आप जाके इसराइल से ले, आप तो ला चुके होंगे। अरे आप भी इसराइल से ला चुके होंगे मेडल सर। तस्लीम रहमानी जी, सर आप ला चुके होंगे, मैंने तो अभी किसी से भी नहीं लिया, जरूरत भी रहमानी जी, नहीं। भारत में भारत का मेडल मिले मेरे लिए सबसे ज्यादा फख्र की बात है। रहमानी जी, भारत का मेडल हो। रहमानी जी, आप मुझे बोलने दीजिए, अपने टर्म पे बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अब वहां पे तो ये सारा का सारा करवा रहा था, मैंने किरदार है, आप किरदार को देखें। नाराज हो गए, अरे चुप, अरे कोई नाराज हो गया, मैं तो नाम को करेक्ट करा रहा था। अरे सर यहाँ पर क्यों जुबानी जंग कर रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान का आप किरदार देखिए उस पूरे रीजन में क्या है। उन्होंने हिजबुल्लाह हो, उन्होंने हमास हो, इराक के अंदर जो मिलिशियाज हैं उनको फंड करना हो। इराक के अंदर आपको पता है, मैं आपके व्यूअर्स को बता रहा हूं, इस समय पूरे वेस्ट एशिया में जो वैश्यावृत्ति का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो इराक के अंदर चल रहा है। और एक रिलीजियस आर्गुमेंट, एक फर्स्ट रिलीजियस आर्गुमेंट को लेकर के वहां पे उन लोगों को, छोटी छोटी बच्चियों के 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की शादियां कराई जाती हैं वहां पे। उससे जो पैसा कैश जनरेट किया जा रहा है उससे इनको फंड किया जाता है, इन आतंकवादी संगठन को। ड्रग स्मगलिंग पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, इवन लैटिन अमेरिका तक जो ड्रग स्मगलिंग का पैसा है वो ईरान जो है कि उसमें इन्वॉल्व है, ईरानी इंटेलिजेंस वो उससे पैसा कमा रहे हैं। और वो पैसे का कर क्या रहे हैं, उस पैसे को वो यूज करते हैं इन आतंकवादी संगठनों को फंड करने के लिए। आप मुझे बताइए कि आपके पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं कि क्या इस बात की इजाजत दी जा सकती है, वो 60% यूरेनियम जो है एनरिचमेंट कर रहे हैं। 60% यूरेनियम एनरिच क्यों करना है भाई, बिजली बनाने के लिए 60% एनरिचमेंट नहीं करना होता है। तो ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं, और एक जो ग्लोबल ब्लैकमेल का जो एक उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है कि भाई हम हिजबुल्लाह को भी रखेंगे, और ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, जो कि बेसिकली एक्सेस ऑफ ईवल है, कि भाई आप सऊदी अरेबिया को कंटेन करने के लिए आपने वहां पे आपने बिठा दिया उनको, हुथियों को, इजराइल को कंटेन करने के लिए आपने यहाँ पे हिजबुल्लाह और हमास को बिठा दिया। मुझे जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल आ रही हूं आपके पास, रहमानी साहब। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए पद्मा जी, ये जो लड़ाई है ये इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये ईरान की लड़ाई है, और ये लड़ाई मक्के और मदीने की लड़ाई है। नहीं, वैभव, इसमें तो क्रेमलिन भी घुस गया है ना। अब देखिए क्रेमलिन ने साफ साफ, आप भले से ही कह दे कि अब ईरान के सारे मिलिट्री कमांडर खत्म हो गए हैं, इजराइल उनकी एयर स्पेस में घुसा हुआ है, एट विल उनको बॉम्ब कर रहा है। सच है कि टेल अवीव को वो भी बॉम्ब कर रहे हैं, बीरशिबा को उन्होंने भी बॉम्ब किया है। सच ये भी है कि क्रेमलिन ने आज इसको लेकर के क्या कहा है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें ईरान अकेला नहीं है, उनके साथ खुल करके रशिया भी उतर आया है। खामेनेई पर पुतिन ने स्टैंड ले लिया, उन्होंने कहा है अगर खामेनेई को मारा तो एक पैंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। खामेनेई की हत्या सिर्फ तबाही लाएगी, और अगर ईरान में तख्ता पलट किया गया तो यह रशिया के लिए पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। अमेरिका सैन्य कार्रवाई में शामिल हुआ तो नतीजे विनाशकारी होंगे। यह रशिया ने, क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन ने, वैभव सिंह, यह साफ साफ स्टैंड लिया है। तो आप भले से कहते कि ईरान कमजोर हो गया है, पर पीछे रशिया भी खड़ा है। देखिए रशिया खड़ा है, लेकिन रशिया क्या मिलिटरीली वहां पे इंटरवीन करेगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि रशिया खुद अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है। और रशिया के अंदर खुद हमने पिछला प्रोग्राम किया था जिसमें कि यूक्रेनियंस ने वहां पे ड्रोन जो है उनके एयर बेसेस पे फायर किए तो काफी नुकसान पहुंचाया था। तो रशिया जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट है, वो 3 साल से एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, वो जुबानी जमा खर्च है वो कर रहे हैं, वो चाइना भी करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया करेगा, वो बीजिंग से भी आप सुनेंगे, लेकिन मिलिटरीली वहां कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। और देखिए अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में इनएविटेबल है। GBU-57 जो मिसाइल, जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, जो कि सिर्फ B2 बॉम्बर है, सिर्फ वो कैरी कर सकता है, और उसी का इंतजार हो रहा है। एंड ये जो आपका फर्दो में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये तभी तबाह होगा जब अमेरिका इन्वॉल्व होगा। B2 स्पिरिट बॉम्बर्स आएंगे, GBU-57 बम गिरेगा, और ये चीज होके रहेगी। और बाकी आप मुझे बताइए, सीरिया में रजीम चेंज हुआ, रशिया ने क्या कर लिया था। ठीक है, ठीक है। अभी रहमानी साहब, क्या अब पूरी दुनिया के लिए बेहतर है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए? अगर अमेरिका ने भी कह दिया है कि न्यूक्लियर बम हम नहीं दे सकते ईरान को, ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, तो उसको बातों के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। देखिए पद्मजा जी, पड़ेगा वाली बात का तो कोई बस यहाँ पर कोई मानने को, कोई भी पार्टी पड़ेगा वाली लैंग्वेज को सुनने को तैयार नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये समझना चाहिए, मुझे लग रहा था इसे एक और चैनल पे भी एक साहब थे, कह रहे थे 48 घंटे में ग्राउंड फोर्सेस घुस जाएंगी।
ईरान के अंदर। पता नहीं उनको ईरान का मैप भी मालूम है कि नहीं। ये एक्सपर्ट टाइप के लोग जो आते हैं, अनकन्फर्म्ड, अनवेरीफाइड, इररेलिवेंट लेके प्रोपेगेंडा इसराइल का करने टेलीविजन चैनल्स पे बैठ जाते हैं कि 5% ये हो रहा है, वेश्यावृत्ति हो रही है। ये असल में इस्लामोफोबिक टेंडेंसी है जो रियलिज्म के साथ ना देश को देखते हैं ना दुनिया को देखते हैं। ये बड़ा मसला है। जहां तक देखिए बातचीत इस्लामोफोबिया कैसे है? ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ये कोई एक्सपर्ट नहीं कह रहा, ये तो अमेरिका का राष्ट्रपति, वो कोई इस्लामोफोबिया मैं आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। वो तो ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है। बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने देश में बैठे हुए कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अभी भी बातचीत चल रही है। फ्रांस का, जर्मनी के, यूके के और ईरान के, ये चारों फॉरेन मिनिस्टर अभी भी बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं? मिस्टर विटकॉफ जो इंटरलोक्यूटर हैं यूएस के, वो अब डायरेक्ट अब्बास इराक़ची को फोन कर रहे हैं। दिन में 5-5 फोन आ रहे हैं। किस बात के लिए आ रहे हैं? यकीनी तौर पर एक बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल खुला हुआ है। सबको बातचीत करने की जरूरत है। अमेरिका जैसे लोग अभी वेस्ट एशिया में अभी तो निकले हैं, 2 साल हुए इराक से, अफगानिस्तान से। उस वक्त उनके पास भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास भी ब्रेन्स मौजूद हैं। उनको मालूम है कि कहाँ कदम रखना है, नहीं रखना है। वेस्ट एशिया में अमेरिका के लिए इस वक्त कदम रखना कितना मुश्किल साबित हो सकता है, ये बात दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो जानते हैं। और इसलिए ट्रम्प साहब को बार बार टाइमलाइन बदलनी पड़ रही है। कभी 2 दिन कहते हैं, कभी 1 हफ्ता कहते हैं, कभी 2 हफ्ते कहते हैं। और इधर ईरान जो है, जो खत्म हो गया, एक साहब कह रहे थे 48 घंटे में हो जाएगा, वह रजा शाह पहलवी का बेटा आके प्रेसिडेंट बन जाएगा 48 घंटे में। मुझे हंसी आती है। और वो उसके यहाँ से इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो आपने भी बताया अभी। रशिया एंड चाइना कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ना। डिप्लोमेसी में यही होता है, इसी तरीके से प्रेशर बनाए जाते हैं। ठीक है फैज खान साहब, यानी कि अमेरिका को भी एक तरीके से समझ में आ गया कि ईरान को एक तरीके से बॉम्ब कर देना या ईरान को खत्म कर देना, खामेनेई को खत्म कर देना कोई इतना आसान नहीं है जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया अनकंडीशनल सरेंडर। जिंदगी में, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। पद्मजा जी, ईरान को ख़त्म कर देना आसान नहीं है, ठीक कह रहे हैं। इजराइल को भी ख़त्म कर देना आसान नहीं है, ये भी बात सत्य है। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा। मेरी चिंता दूसरी है। असल में ये ख़त्म इसलिए नहीं होगा कि ये कजिन्स की लड़ाई है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ये ख़ानदानी लड़ाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादियाँ की। सारा जो कि राजकुमारी थी, उनके वंश परंपरा में हज़रत मूसा आए, जिनसे यहूदी जिनकी उम्मत है। उसी वंश परंपरा में हज़रत ईसा आए, ईसाई जिनकी उम्मत है। इधर जो हाजरा दूसरी पत्नी थी, जो दासी थी, उनकी वंश परंपरा में हज़रत इस्माइल से होते हुए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो मुसलमान उनकी उम्मत है। तो ये लोग आपस में कजिन्स हैं और आज से 2000 साल पहले से लड़ाई चल रही है, इसलिए कोई किसी को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। पर मेरी चिंता क्या है, ये इन कजिन्स की लड़ाई में भारत का क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमने यहीं पर बैठकर चर्चा की थी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, सरकार से विरोध था। 500 हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। आपका विरोध तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से था, सरकार से था। हिंदुओं पर क्यों अत्याचार हुआ? अब 1920 में तुर्की के खलीफा से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को हटा दिया। अंग्रेजों से आपकी लड़ाई थी, आपने मोपला में फिर से हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। अब मेरी चिंता यह है कि ईरान जीते कि इजराइल जीते। मैं देख रहा हूं बिना हिजाब वाली कुछ मादाएं सोशल मीडिया में खामनेई और ईरान के पक्ष में पोस्ट डालते डालते वो हिंदुओं के विरोध में लिखने लग गई हैं, हिंदुस्तान के विरोध में लिखने लग गई हैं। ये अलग बात है कि वो खुद ईरान जाएंगी तो खामनेई सबसे पहले उनको क्रेन में पब्लिकली टांग देगा, क्योंकि उन्होंने हिजाब ही नहीं पहना हुआ है। इस सच्चाई को जानने के बावजूद भी
वो लोग लगातार अब भारत और हिंदुओं के खिलाफ लिखना प्रारंभ किए। हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूं, 1920 से लेकर और अभी जो मैंने कहा मुर्शिदाबाद की घटना तक। तो इससे भारत को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। और मैं तो भारत सरकार से निवेदन ये करता हूं, भैया किसी को बहुत मोहब्बत हो रही है ईरान से, ईरान जाए युद्ध लड़े, किसी को इजराइल से, इजराइल जाए उनके पक्ष में युद्ध लड़े, लेकिन भारत को बख्श दो, भारत को बख्श दो। भारत देश दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, अमेरिका से भी ज्यादा सुरक्षित देश है। ईरान, इराक, फिलिस्तीन से तो ज्यादा सुरक्षित है ही, लेकिन पूरी दुनिया, इसको आप बख्श दो, इसके साथ कुछ भी आप गड़बड़ ना करो। और मैं एक ईरानी विचारधारा से इसलिए भी थोड़ा सा, देखिए हमारे यहाँ कौन है, JRD टाटा हैं, रतन टाटा हैं, ये बोमन ईरानी है, होमी जहांगीर भाभा हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, फिरोज शाह मेहता हुए, मैडम भीखाजी कामा हुई, ये सब कौन है आप जानती हैं? ये सब पारसी हैं जो कि ईरान में रहते थे। यही खामनेई के जो भी नाम है, मैं क्या सही गलत नाम लूं, जो इस विचारधारा ने इनके पूर्वजों को मारा था, खत्म कर दिया था। ये लोग भाग के कुछ बचे खुचे यहां पर आ गए, ये पारसी। आज भी नवरोज का त्योहार वहां मनाया नहीं जा सकता, पारसी। सॉरी टू से पद्मजा जी, आपको पता है अगर आप ईरान चली जाएंगी तो आपको सबसे पहले हिजाब क्लिनिक में डाला जाएगा। आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त मानकर ये हिजाब नहीं पहनी है, यानी कि इसके अंदर साइकिक प्रॉब्लम है, वहां हिजाब क्लिनिक चलती है। तो साइकिक प्रॉब्लम वहां के शासकों में है कि हिजाब नहीं पहनने वाली लड़की में है। आप समझ जाइए, एक लड़की वहां पर हुई, महसा अमीनी जी, उसे मार दिया गया। पर फैज साहब, ईरान का ये कहना है कि जो पूरी दुनिया है वहां पर डबल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, उनको कई सारी उनके देश के अंदर दिक्कत है, हिजाब को लेकर के वहां पर लड़कियों ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब का सवाल है, ईरान का कहना है कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से बुला करके उनके साथ खाना भी खा लेते हैं, लेकिन ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होना अचानक ही पूरी दुनिया के लिए इतनी बड़ी तकलीफ का सबब क्यों बन जाता है? अरे आदरणीय, वही तो मैं आपको समझा रहा हूं। हिजाब क्लिनिक से मानसिकता नहीं समझ में आ रही है क्या उनकी? यू आर साइकिक पेशेंट अकॉर्डिंग टू देम। जो और जब वो ऐसी महिलाओं को साइकिक पेशेंट मान रहे हैं तो उनके पास यदि परमाणु बम हो तो क्या होगा? भाई किम जोंग उन के पास परमाणु बम हो तो क्या होगा? तो ये खतरा नहीं है। अच्छा, तो इसी खतरे से निपटने की बात हो रही है वहां पर। अंसार रजा, पूरे देश ही नहीं दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ इजराइल के लिए, अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जैसे कि यहां पर फैज साहब बता रहे हैं साइकिक प्रॉब्लम है। पद्मजा जी, मुझे तो लग रहा है कि जो प्रॉब्लम ये ईरानियों में बता रहे हैं ये फैज साहब के अंदर खुद मौजूद है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बात हो रही है ईरान और इजराइल की, और ये लेकर के आ गए मुर्शिदाबाद का दंगा और कहाँ कहाँ। चूँकि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं तो इनकी भी मजबूरी है कि बेचारे करें क्या, ठीक है ना। तो इनको तो खैर अपना कारोबार करना है तो बोलेंगे। बात हो रही है ईरान को क्या इजराइल मार सकता है क्या? बहस इस बात पे हो रही है कि उन्होंने कहा कि मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। एक बात अच्छी तरीके से दुनिया को याद रखना चाहिए कि मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ है, नेतन्याहू के हाथ में नहीं है और ना खामेनेई साहब के हाथ में है। मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, जिसका वक्त आ जाएगा वो चला जाएगा। अभी आपने देखा कि हमारे मुल्क में एक हवाई जहाज़ गिरा और उसमें कितने लोग बेचारे बेगुनाह मारे गए, लेकिन एक आदमी जिसकी ज़िंदगी बची थी वो बच के आ गया। तो मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है, ना नेतन्याहू के हाथ में है, ना खामेनेई साहब के हाथ में है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की बातें करके खामखा के का बरगलाना मुझे नहीं लगता। मिसाइल सिस्टम को खत्म करना वो तो नेतन्याहू या खामेनेई के हाथ में ही है ना। यस, उनके रेडार टेक्नोलॉजी खत्म कर देना वो तो नेतन्याहू के ही हाथ में। ये बात सही है, ये बात सही है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए जंग किसी चीज का हल नहीं है। जो भी मध्यस्थता कर सकते हैं उनको चाहिए कि दोनों तरफ बेगुनाहों की जानें जा रही हैं, इन सब चीज़ों से रुक जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बेगुनाहों की जान जानी चाहिए। लेकिन हमला शुरू किसने किया? इजराइल ने किया। अब आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि वो वहाँ भाग गए, वो वहाँ भाग गए, यहाँ तो ये हो गया था कि साहब वो नई फ्लाइट लेकर के पकड़ के उठ करके कहीं चले गए हैं। इस तरह की बेबुनियाद खबरें, और अभी एक्सपर्ट साहब बता रहे हैं वहाँ क्या क्या धंधा चलते हैं, क्या क्या धंधा नहीं चलते हैं। अरे खुदा के वास्ते भाई, अगर किसी चीज़ की आपके पास
पुख्ता न्यूज़ ना हो तो खुदा के वास्ते इंडियन चैनल को बदनाम मत कीजिए। बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं ये उल्टी सीधी खबरें दे करके। ऐसी बातें टीवी पे बैठ के मत कीजिए कि वहाँ कौन सा धंधा चल रहा है। सबके अपने मुल्क में सबका कारोबार चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, किसका क्या नहीं चल रहा है। पे बात कीजिए ना। अब आ जाइए अगर आप न्यूक्लियर बम बना रहे हैं और अमेरिका इजराइल कह रहे हैं कि ये दुनिया के लिए खतरा है, उस पर बात कीजिए। यस, मैं उसी पे बात कर रहा था। लेकिन पंजा जी, जब वो वहां का धंधा वेश्यावृत्ति का बता रहे थे, तब आपने उनसे नहीं कहा कि आप न्यूक्लियर की बात कीजिए। वो चूंकि आप वो शूट कर रहा था ना, वो वहां का धंधा बता रहे थे, और वो जो वो धंधा बता रहे थे, जवाब वो देंगे। उनसे कहा कि आप न्यूक्लियर की बात कीजिए। अब सुनिए मेरी बात, अब मैं मुद्दे पे बता रहा हूं। बैठ क्यों रहे हैं? जब जिस मुद्दे पे आपने हमें बुलाया है और सबको यही मुद्दा बताया होगा, तो उसी मुद्दे पे तैयारी करके आनी चाहिए। देखिए, अमेरिका क्या मध्यस्थता करता है, कौन क्या करता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम अपने भारत के नजरिए से देखते हैं कि हम ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं कर सकते और दुनिया को नहीं करना चाहिए। इसलिए कि ट्रंप साहब रात में हमारे साथ बात करते हैं और दूसरे दिन और पाकिस्तान के आदमखोर जानवर के साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें अपने भारत के बारे में बात करनी चाहिए। हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, हमारा देश बहुत खूबसूरत मुल्क है। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में कहीं से किसी तरीके की। क्या आपको लगता है कि ईरान को समझौता कर लेना चाहिए? अगर पूरी दुनिया कह रही है कि उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक खतरा है, उसको समझौता कर लेना चाहिए, नहीं तो ये युद्ध नहीं रुकेगा। देखिए, बेगुनाहों की जान ना इस्लाम लेने के लिए कहता है और न हिंदू धर्म कहता है। मैं ये कहता हूं कि अगर समझौता हो सकता है तो आपस में बैठ के बातचीत करके कि एक दूसरे के बेगुनाहों की जानें न ली जाए। मुझे लग रहा है कि दोनों लोगों को बैठ करके बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि खामिनाई झुक जाएं और आकर के वो ट्रंप के कदमों पे सजदा कर दें या नेतन्याहू के कदमों पे सजदा कर दें, तो ये भूल जाइए। वैभव सिंह, अगर कोई भी झुकने को तैयार नहीं साहब ने एक लफ्ज बोला है, वो पूरी दुनिया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक दोनों पहुंच चुके हैं ना। अभी देखिए, फिर से एक नया हमारे पास खबर आ रही है। मुझे लग रहा कि इजराइल ने जो फाइटर जेट्स है, कई ईरानियन मिसाइल सिस्टम्स, रेडार इंस्टॉलेशन जो हैं, जो इस्फहान और तेहरान में है, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इजराइल का यह कहना है कि इनका इस्तेमाल आईडीएफ के एयरक्राफ्ट को अटैक करने के लिए किया जाना था, यानी कि एक ताजा हमला इजराइल ने कर दिया है। दोनों तरफ से बमबारी होती रहेगी तो फिर कोई सुलह तो हो ही नहीं सकती, कोई बातचीत भी नहीं हो सकती। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है जो समझने वाली है। देखिए, मैं पहली बात तो क्लैरिफाई कर दूं, जो इराक, एक सेकंड आ रही हो आपके पास। हाँ, 30 सेकंड में सर, एक सेकंड। जो इराक की बात कर रहे थे कि वहां पे ये जो प्रोस्टिट्यूशन का जो पूरा नेटवर्क जो है वो ईरान स्पॉन्सर्ड वो चल रहा है और वो वेल्थ जनरेट करने के लिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आपके जो पैनलिस्ट हैं इनसे कहिए कि जाकर के बीबीसी पे देख ले, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, शायद ये पढ़ते नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप मुझे बता दीजिए, मोरक्को के अंदर रजीम चेंज हुआ, इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड ने रजीम चेंज किया, तहरीर स्क्वायर के ऊपर हम सब ने उसको कवर किया हुआ है। तो ये सब के पीछे कौन था? पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे ये हुथीज हो, इस तरह की जितनी भी तंजीमें हैं, ये किसने बनाई हैं, उनको पैसा किसने दिया है? जब वो ये कह रहे थे ना कि इजराइल ने पहले हमला किया है, तो आप मुझे बताइए कि जो हिजबुल्लाह और हमास और हुथीज का जो हमला है वो ईरान का हमला नहीं माना जाएगा? क्या लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद जब भारत पे हमला करते हैं तो क्या हम उसको पाकिस्तान का हमला नहीं मानते हैं? ये तो आर्गुमेंट पाकिस्तानियों का आर्गुमेंट है कि भाई ये तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये करती है, हमारा इनसे क्या लेना देना है। वही बात आपके यहाँ पे पैनलिस्ट बैठ के कर रहे हैं कि भाई हिजबुल्लाह और हमास जो करते हैं उससे ईरान का क्या लेना देना है। भाई ईरानियन जो इजरायली सिटीजन्स हैं वो मर रहे हैं, और आज से नहीं मर रहे हैं, पिछले 40 साल से लगातार वो आतंकवादी हमलों में मर रहे हैं। 1982 में बनी थी ये हिजबुल्लाह जो है, 1982 से लेकर आज तक कितने सैकड़ों उन्होंने यहूदी मारे हैं, तो वो हमला नहीं माना जाएगा। और ईरान जो है, इट इज बेसिकली वो एक, मैं कहता हूं वो कैंसर है उस पूरे रीजन का। आप मुझे बताइए कि पूरे वेस्ट एशिया में कोई भी अरब कंट्री ईरान के साथ क्यों नहीं खड़ी है? क्योंकि वो सारे विक्टिम है। हुथीज जब मिसाइल फायर करते हैं तो मक्के और मदीने के ऊपर भी मिसाइल फायर करते हैं, उन्होंने पास में किया हुआ है। रहमानी कह रहे हैं कि सारी कंट्रीज खड़ी हैं उनके साथ। कौन खड़ा है ईरान के साथ? अमेरिका का बेस है सब आप मुझे बताइए, जो आज जो मिसाइलें आ रही हैं ईरान से, उनको सबसे पहले रास्ते में कौन काउंटर कर रहा है? जॉर्डेनियन एयरफोर्स काउंटर कर रही है। आप मुझे बताइए, और जॉर्डन का जो किंग है वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है प्रॉफेट मोहम्मद का,
और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए मैं कह रहा हूं बार बार, ये लड़ाई जो है ये इजराइल की लड़ाई नहीं है। ईरान की जो लड़ाई है वो मक्के और मदीने की लड़ाई है। ये 1400 साल पुरानी सक्सेशन की लड़ाई है। ये वो सक्सेशन है जिसमें वो अपने आप को राइटफुल एयर्स मानते हैं। एक्सपर्ट साहब ये बताइए, मक्के और मदीने पे कब हमला किया ईरान ने? पास्ट में भी आज से 10 साल पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मक्का मदीना में हरमैन शरीफैन को छोड़ करके पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया उड़ा के रख देंगे। इमाम खमेनी ने ये स्टेटमेंट दी हुई है मीडिया के अंदर। और खुद एमबीएस की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, जो पिछले 1 साल तक जो आ रही थी, जब चाइना ने मीडिएशन नहीं कराई थी इन दोनों के बीच में, आप जाकर के वो स्टेटमेंट सुन लीजिए। मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे बड़ा आतंकवादी बोला था उसको, मॉडर्न डे का हिटलर मोहम्मद बिन सलमान ने बोला था, इजरायलियों ने नहीं बोला था इमाम खमेनी को। एक मिनट देखिए, अभी आपने एक बात कही है कि ईरान ने मक्का मदीना पे हमला किया है, वो आप बता सकते हैं मुझे कब किया था इसने? क्या मक्का में मिसाइलें लॉन्च नहीं हुई थी? क्या आप डेट बता सकते हैं? मिसाइल लॉन्च नहीं हुई थी? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, देखो फालतू की बहस नहीं। आपने ये कहा कि ईरान ने मक्का मदीना पे हमला किया, मिसाइल वो जगह बताइए या नहीं मारी? वो छोड़ दीजिए, वो काबा शरीफ समझ रहे ना, आप क्लियर करो उसको। आप ये बताइए कब हमला किया था? काबा की बात नहीं कर रहा हूं। झूठ फैलाने चले आते हो भाई आप लोग टीवी पे। मक्का शहर की बात अरे आप मक्का मदीना की बात कर रहे हो भाई? या नहीं गिरी? अंसार राजा कहां मक्का शहर में हमला हुआ? कहां बताओ? आप इनको कहां गिरा? आप इनको गूगल यूज कब गिरा? दिखा दीजिए, गूगल कर लीजिए। फैज खान साहब नहीं, अरे गूगल छोड़ो ना यार। नहीं देखिए, मैं तो बताइए फैज साहब, अरे अंसार कब हमला किया था? ठीक है, 1979 मक्का शरीफ में एक व्यक्ति ने मैं तो इमाम मेहदी हूं बोल के उस पे कब्जा कर चुका है पूरा, और सऊदी अरब की फोर्सेस कम पड़ गई थी, फ्रांस से। अरे आप हमले की बात करो, कब्जे की बात मत करो भाई। और उसको खत्म करना पड़ा था। बहुत दिन तक उन्होंने काबा को भी अपने कब्जे में रखा हुआ था। थोड़ा सा हिस्टोरी, हम बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि कोई काबा में घुस जाए, उस पर अटैक कर ले, लेकिन ये हुआ था, हिस्टोरिकल फैक्ट है। 1979 की बात बताओ, और फ्रेंच सेना को बुलाना पड़ा था वहां पर, जबकि वहां पर केवल कलमा पढ़ने वाले ही आ सकते हैं। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको समझिए। मैं ये सब बातें टीवी में नहीं बोलना चाहता हूं, आप खामखा मेरे मुंह से निकलवाते हैं। तो मेरा पक्ष केवल इतना है कि पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। भारत शांति का पैरोकार है। हम ये भावना लाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और भारत विश्व गुरु बनकर आगे उभरेगा, क्योंकि भारत के संबंध ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। और इजराइल को तो भारत ने स्वतंत्र कराया है। मैं आपको बताऊं, 1918 में हाइफा में मेजर दलपत सिंह शेखावत गए थे, ऑटोमन साम्राज्य से उसे स्वतंत्र कराया, और हर साल इजराइल यहां पर आता है, हाइफा चौक में, 3 मूर्ति चौक में मेजर दलपत सिंह शेखावत को प्रणाम करता है। पूरी दुनिया में इजराइलियों के, यहूदियों के साथ अत्याचार हुआ, वो आज भी कहते हैं कि हम सुरक्षित कहीं थे तो भारत में थे। इसलिए यहूदी भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और तमाम आप लोग जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं और इनके खिलाफ लिखते रहते हैं, वो सब उन्हीं का बनाया हुआ है। मार्क जुकरबर्ग वो भी एक यहूदी हैं। इसलिए इतनी दुश्मनी, इतनी कट्टरता किसी से ठीक नहीं है। भारत का पक्ष जहां तक है, भारत अभी संतुलित पक्ष लेकर चल रहा है। लेकिन फिर चेतावनी, ईरान का समर्थन करते करते भारत के हिंदुओं के विरोध में मत लिखने लग जाना। ठीक है, इस वक्त और खबर आ रही है, नॉर्थ इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है नॉर्थ इजराइल के ऊपर। तस्लीम रहमानी साहब, एक तरीके से ये इजराइल का कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। ये तो ईरान ने जवाबी हमला किया है, लेकिन लगातार वो इमेजेस रिलीज कर रहे हैं, वो तस्वीरें रिलीज कर रहे हैं कि हम जो रेडार इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनके प्लेन्स हैं, जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, ईरान के अंदर घुस करके हमला करेंगे। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि पूरी जो एयर स्पेस है अभी वो इजराइल के कब्जे पर है। कितने दिनों तक ईरान इसको सस्टेन कर पाएगा? जो अभी हम एक्शन देख रहे हैं ईरान की तरफ से, कितने दिनों तक वो सस्टेन कर पाएगा? पद्मजा जी, मैं बहुत मायूसी के साथ बैठा हुआ हूँ आपके इस चैनल पे। मैं आमतौर पर टेलीविजन चैनल्स पे इन दिनों जाना पसंद नहीं करता। उसके रीज़न वही है जो इस चैनल पे हो रहा है। फ़ारसी की एक कहावत है, ईरान की ज़बान फ़ारसी है, हम लोग भी यहाँ पर, हमारे यहाँ भी एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस में है वो कहावत है, जवाब जाहिला बशत खामोश। जहालत का सबसे बेहतरीन जवाब खामोशी होता है, इसलिए चुप बैठे हैं।
जहाँ तक आप मैं इसके मजहबी पार्ट पे तो गुफ्तगू कर ही नहीं रहा, उसके बहुत सारे दूसरे आयाम हैं, मैं उस पर बात करूँगा जो उस लेवल पे तो वहाँ करेंगे। मैं सिर्फ उसके पॉलिटिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का, और उसमें वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स भी शामिल ये भी है। देखिए, मुकाबला तो दोनों तरफ हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इसराइल हमला नहीं करेगा, इसराइल इससे ज्यादा ताकतवर हमले कर सकता है। ईरान भी हमले कर रहा है, मुस्तकिल दोनों तरफ से बराबर जवाब है, और हमको अंदाजा है कल परसों में इसराइल की तरफ से और ज्यादा सख्त हमले होंगे, उसमें तेहरान को और ईरान के दीगर शहरों को बहुत से नुकसानात पहुंच सकते हैं। इसमें ये इसको रियलिज्म के नुक्ता नजर से ये देखना चाहिए, लेकिन क्या वो सरेंडर हो जाएगा? ये तारीख बताती है कि वो सरेंडर नहीं होगा। कितने दिनों तक लड़ पाएगा वो? अगर लगातार उनको बॉम्ब किया जाएगा, कितने दिनों तक लड़ पाएगा? गजा सरेंडर हो गया? क्या गजा कोलैप्स हो गया? सिर्फ 23 लाख लोगों का गजा 2 साल में क्या उसने सरेंडर कर दिया? इतनी बड़ी लीडरशिप को खत्म करने के बाद ये बड़ा पॉइंट है वैभव सिंह, जब इतने दिनों तक गाजा इजराइल को रेजिस्ट कर पाया है, ईरान के पास तो फिर भी बहुत अच्छी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान कोई कोलैप्स कर जाएगा, ईरान लड़ेगा। इवन अगर वो रेजीम वहां पे रेजीम गिर भी जाती है। आपने जो क्रेमलिन की बात की, क्रेमलिन ये बात सही कह रहा है कि अगर इमाम खमेनी को अगर वो मारते हैं तो एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा। सही बात है, वो जो एक सेक्टेरियन वायलेंस शुरू होगा उस रीजन में, वो पूरे रीजन को खा जाएगा। और एक शिया सुन्नी, और आप देख रहे हैं ना, आसिम मुनीर वहाँ वाशिंगटन में बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो वादे वहीद कर रहे हैं, 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं अमेरिका में, और वो बता रहे हैं किस तरह से जुंदुल्ला को यूज करना है। जुंदुल्ला जो कि एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पाकिस्तान ISI जो है उसको स्पॉन्सर करती है, तो उसको किस तरह से यूज करना है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP को किस तरह से यूज करना है, और ये जो पूरी सेक्टेरियन वायलेंस वहां पे शुरू होगी वो तो चलेगी, और ईरान लड़ेगा भी। ईरान आखिरी दम तक लड़ेगा। उनकी 5000 साल की अपनी एक हिस्ट्री है, एक कल्चरल हिस्ट्री है, प्राउड कंट्री है, प्राउड लोग हैं, वो ऐसा गिव अप नहीं करेंगे। और जो आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि कब यहाँ पे मिसाइल, ये रॉयटर्स की खबर है, ठीक है, 21 मई 2019 की खबर है ये, रॉयटर्स की, और इसमें लिखा हुआ है सऊदी अरेबिया सेज इट इंटरसेप्टेड हूथी मिसाइल्स इन मक्का प्रोविंस। ठीक है, तो ये हो गया जो है आपकी, जो आप पूछ रहे थे कहां पे, ये रॉयटर्स की खबर है। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि ये जो लड़ाई है, पन्ना जी, आपके व्यूअर्स को समझना जरूरी है। टारगेटेड ऑन आराम को, ठीक है, और टारगेटेड आराम को कंपनी। अरे आप तो बार-बार प्रवक्ता रॉयटर्स की खबर है। आपकी अजीब आदत है, आप किसी को बोलने नहीं देते, आप बार-बार बीच में बोलते हैं। दूसरी बात देखिए, आप एक बात समझिए, ये जो लड़ाई है, ये आपने नाम करेक्ट कर दिया, और ये जो कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क है, अल सऊद फैमिली, ये उनके खिलाफ की लड़ाई है। और ये बात हम नहीं, ये बात MBS ने ही बोली है। वो जेरूसलम जो है ना, अल-अक्सा जो है, वो रास्ते में पड़ता है, तो उसका जो फर्स्ट स्टॉप है उस ग्रेट वॉर का, जो कि वहां तक सऊदी अरेबिया तक जानी है, उसमें जो कब्जा जाना है ईरान का, इमाम खमेनी को जो कब्जा चाहिए वहां पे, वो रास्ता जो है ना, वो रोड जेरूसलम होके जाती है, जो कि इजराइल की राजधानी है। और जेरूसलम के ऊपर जब कब्जा होगा अल-अक्सा पे, फिर अगला स्टॉप जो है ना उनका वहां पे है। इसीलिए अरब स्टेट्स जितने भी हैं, वो बार बार जो है वो इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी वो लेटर इशू कर दें, लेकिन वो सपोर्ट दे रहे हैं, ऑन ग्राउंड सपोर्ट दे रहे हैं इजराइल को। और अगर आप ईरानियन रेटोरिक भी सुने, मोहम्मद मरांडी जैसे जो स्पोक्सपर्सन है ईरानियन रजीम के, वो बार बार क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग हुई तो इनकी जो स्मॉल टाइनी किंगडम्स हैं ना पूरे वेस्ट एशिया में, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम इन सबको टारगेट करेंगे। तो वो जो स्मॉल टाइनी किंगडम्स हैं वो कौन सी हैं? वो यही अमीराती रॉयल फैमिली है, वो यही सऊदी रॉयल फैमिली है, वो कुवैत की रॉयल फैमिली है, ये इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो कितने दिनों तक ये जंग चलेगी? और जो फाइट फॉर पब्लिक ओपिनियन है, यानी कि ग्लोबल ओपिनियन, क्या धीरे धीरे इजराइल के हाथों से खिसकेगा? क्या यही सोचते हुए क्या अब अमेरिका ने भी अब 2 हफ्ते और की मोहलत अपने लिए ली है? ये एक चिट्ठी है जो कि ईरान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, उन्होंने लिखा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए जा रहे हैं ईरान के अंदर, सिविलियन एरियाज को इजराइल बॉम्ब कर रहा है। तो दोनों तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक तरफ जंग जमीन पर और दूसरी तरफ एक जंग हो रही है फॉर पब्लिक ओपिनियन। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अड़ीमम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।